नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी में किसके साथ कौन है? क्या 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब नए समीकरण के लिए जोड़ तोड़ की कवायद शुरू हो चुकी है? नई तस्वीर बनने वाली है क्या यूपी की सियासी दलों की? दरअसल यूपी के 10 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारी का जो पैटर्न आज सामने आया, उसमें 2022 के संकेत छिपे नजर आ रहे हैं। 2014 से अब तक की राजनीति में हमने देखा है कि सियासी जमीन पूरी तरह से बदल चुकी है। हाल के चुनाव नतीजे ये साफ करते हैं कि मतदाता अब सिर्फ जातियों या धर्मों के नाम पर बंटने या लुट जाने को तैयार नहीं है। तो क्या पार्टियां इस बदलते दौर में अब नए समीकरण तलाशने में जुटी हुई है? आज महाबहस इसी पर। सीटें 10, आदमी 11, बड़ा मुकाबला है। वही कि एक 11वें प्रत्याशी का पर्चा आ गया है, तो अगर चुनाव की स्थिति हुई तो भी भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे, और यदि उसके पर्चे में कुछ त्रुटि पाई गई तो पर्चा निरस्त हो जाएगा, तो सभी जिन लोगों ने नामांकन किया है वो जीतेंगे। साइकिल बिगाड़ेगी हाथी की चाल। ये तय है 2022 में, चूंकि समाजवादी के विधायक सबसे ज्यादा होंगे, इसीलिए राज्यसभा के सदस्य भी 2022 के बाद समाजवादी के ज्यादा होंगे। बीजेपी बीएसपी में पक रही है सियासी खिचड़ी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या मायावती जी की कोई डीलिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, या केवल चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव फंसाने के लिए माननीय मायावती जी ने कैंडिडेट खड़ा किया है। 2020 का चुनाव 2022 पर निशाना। आज महाबहस इसी पर। जी हां, तो आज महाबहस में मैं पूछूंगा सवाल कि निर्दलीय के रूप में जो 11वें कैंडिडेट को एसपी ने आखिर क्यों उतारा, जबकि उनके पास तो कतई भी आसपास भी नहीं है वो इसको जिताने के। 8-9 सीटें बची हुई उनके पास। क्या बीएसपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी की दरअसल ये चाल है कि कहीं बीएसपी न पहुंच जाए राज्यसभा? क्या बीजेपी और बीएसपी में कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? आप सुन रहे थे, कांग्रेस भी ये कह रही है, समाजवादी पार्टी भी ये साबित करने में लगी हुई है। तो वाकई क्या सच है ये? एक्स्ट्रा वोट के बावजूद ये आशंका किस लिए पैदा हो रही है, ये समझिए कि बीजेपी के पास एक्स्ट्रा वोट थे, सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा वोट थे, फिर भी 9वां कैंडिडेट नहीं उतारा बीजेपी ने, और एक ही कैंडिडेट थे सामने, वो थे बीएसपी की तरफ से। तो क्या अंदर खाने बीएसपी को जिताने की कोशिश थी बीजेपी की क्या? इसलिए सभी कह रहे हैं कि अंदर खिचड़ी पक रही है क्या? तो क्या इन सारी बातों से सवाल निकल के आ रहे हैं कि राज्यसभा के समीकरण से सेट होगा प्लान 2022 का? आइए समझते हैं और समझिए इसको गौर से, तभी तो आप तय कर पाएंगे कि कौन कहां खड़ा है, तो किसको आप वोट देंगे तो वो कहां जाएगा, ये समझ में आएगी बात। और इसकी अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है और झलक मिलने लगी है क्या? आइए समझते हैं। हीरो वाजपेयी साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ, डॉक्टर अमित खान राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका गुप्ता जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से, मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, और के उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। चलिए हीरो वाजपेयी जी, सबसे पहले तो आप ही जवाब दे दीजिए। आज दिन भर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये बताने में लगी हुई है सबको कि बीजेपी और बीएसपी की कोई छुपम छुपाई खेल चल रहा है, अंदर खाने महागठबंधन कुछ बन रहा है, गठबंधन का ये खेल चल रहा है अंदर खाने। क्या है हकीकत? देखिए ये एक तरह की घबराहट और बौखलाहट है, और इन दलों के पास इस समय कोई काम भी नहीं, जनता के बीच में जा नहीं रहे, चुनाव में कहीं दिख नहीं रहे, है ना। इस पूरा जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें कहीं इनका कोई रोल नहीं है। तो इस तरह के अनर्गल प्रलाप करके मीडिया में सुर्खियां हासिल करने की बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बीजेपी के पास जितना संख्या बल था उस हिसाब से उसने 8 प्रत्याशी उतारे, हाँ, और उसने कोई मसल टैक्टिस अपनाने का काम नहीं किया, खरीद फरोख्त करने का काम नहीं किया। 8 प्रत्याशी उतारे हैं और 8 के 8 हमारे विजयी होंगे। नहीं तो एमएच खान साहब बीएसपी ने क्यों उतारा अपना कैंडिडेट? आपके पास तो है नहीं संख्या बल। क्यों नहीं उतारेंगे साहब? नहीं, आपके पास कहां है? अब 37 चाहिए, आपके पास कितनी सीटें हैं, कितने वोट हैं आपके पास?
बीजेपी 8 पर रह गई और आपने उतार दिया मैदान में, इसीलिए तो ये हवा चली। नहीं तो ये जो 8 पे हमारी बीएसपी ने उतारा है, सबसे ज्यादा प्लस वोट अगर है तो बीएसपी के पास है, कांग्रेस के पास 7-6 है, और सपा से भी कुछ बच रहे हैं, कुछ भाजपा से बच रहे हैं, तो ये लोग बचे कहाँ, जाएं कहाँ, किसको वोट करेंगे? नहीं, आपके पास तो 18 वोट है, बीजेपी के पास उससे ज्यादा कहीं वोट थे। अगर अपना दल को मिला दीजिए, जो 3 और वोट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और यहां वहां से, वो मिला दीजिए और उनके अपने बचे हुए मिला दीजिए, तो आपसे ज्यादा वोट हो जाते हैं उनके पास। आपके पास 18 थे, आपको और 19 की जरूरत है। नहीं, तो ये क्या है? नहीं, कोई बात हुई थी तो बताइए ना। नहीं, बात कुछ नहीं है। देखिए, चुनाव होता है, चुनाव में कोई निष्कर्ष पहले नहीं निकाला जा सकता है, चुनाव के बाद ही निष्कर्ष निकलता है कि कौन लोगों ने कहा दिया वोट, कौन कहाँ क्रॉस वोटिंग हुई, कहाँ कैसे क्या हुई। लड़ने का अधिकार है इस लोकतंत्र में, किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, और वो लड़ रहा है, वो अपने दम पे लड़ रहा है। और अगर जिसको लगेगा कि हाँ हमको इस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए तो देगा वोट। अरे खान साहब, उसमें कहीं कोई इम्पैक्ट थोड़ी है। अरे खान साहब जी, अरे आप तो बड़े अच्छे से समझते हैं, इतनी मासूमियत से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। अब या तो कोई अंदर खाने खेल होता है, या पैसों का खेल होता है, खरीदारी होती है। तो क्या इरादा था, बता दीजिए ना थोड़ा सा। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको ना, देखिए सीधी बात है कि जो सरप्लस वोट है, वो अगर दूसरा कैंडिडेट कोई खड़ा है तो उसको देगा, तो क्या हर्ज है उसमें? देखिए, सुहेलदेव पार्टी अब बीजेपी के साथ रही नहीं, बीजेपी के साथ है, बता दीजिए 4 एमएलए हैं उनके, और भी कई पार्टियां ऐसे जिनके पास एमएलए है वो उनके साथ नहीं है। तो हमारे अलावा कोई खड़ा हो तो बताइए, तो हमारे अलावा कोई खड़ा हो कैंडिडेट तो बताइए, संघर्ष की स्थिति बनती है। नहीं तो समाजवादी पार्टी ने आप खड़ा कर दिया ना, समाजवादी पार्टी ने आप खड़ा कर दिया ना। अच्छा चलिए, मैं पूछ लेता हूं, तो कितना सरप्लस वोट उनके पास है? नहीं, यही तो मेजर आशीष चतुर्वेदी, आपका तो और बुरा हाल है। एक सीट पर आपके तो जीत गए, निर्विरोध है, कोई दिक्कत नहीं है, चाचा जी चले गए, रामगोपाल जी। अब दूसरी सीट पर क्यों खड़े कर दिए भाई? इतनी डाह, इतनी दुश्मनी बीएसपी से कि कहीं ये राज्यसभा में पहुंच जाएं तो लंगर लगा दिया आपने, इसलिए खड़ा कर दिया। क्यों? या आप भी खरीदारी करने चले थे? देखिए, खरीदारी करते हैं हम लोगों के यहाँ, ऐसा कोई चलन ही नहीं है खरीदारी करने का। उसके लिए पार्टी के पास बहुत पैसा होना चाहिए, जो इस वक्त शायद देश में एक ही पार्टी के पास है, जो रातों रात खरीद लेते हैं, रातों रात सरकार बदल देते हैं। दूसरी बात कि बीएसपी और बीजेपी आज एक ही कटघरे में हैं। आप देखिए ना, जब भी भाजपा को जरूरत होती है तो मायावती जो हैं उनका सपोर्ट कर देती हैं, जब भी मुद्दे कहीं ना कहीं भी फंसता है तो वो उनका सपोर्ट कर देती हैं। और यही कारण है कि बीएसपी के बहुत से नेता, जबकि आज ही की तारीख में एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, लगातार ये सिलसिला चल रहा है, जो समाजवादी पार्टी अब ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि लगभग बीएसपी और बीजेपी का एजेंडा अब एक ही हो गया है। और उसी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना एक और जो है यहाँ पे एक प्रयास किया है कि भाई इनको रोकना है हमें, तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं। आप इतने दावे से कैसे कह रहे हैं? वो एक अलग बात। ये आप इतने दावे से कैसे कह रहे हैं आशीष जी कि नहीं मतलब ये जो है, ये तो आप मुसलमान वोटरों को भड़का रहे हैं कि देखो ये बीजेपी से हाथ मिला रहा है। अब क्या है आधार इसका आपका? नहीं, हम किसी को भड़का नहीं रहे। देखिए, मैंने अभी मैंने जितने भी शब्द इस्तेमाल किए, आप कहाँ बताइए उसमें कौन सा भड़काऊ शब्द? अरे यही तो राजनीति है। राजनीति में जो कहा जाता है वो कहा नहीं जाता है। हम तो अपने जो बात कहनी होती है उसको कहते नहीं है, वो समझी जाती है, उसे समझ लेते हैं लोग। नहीं, देखिए, हम लोग बहुत स्पष्ट राजनीति करते हैं। हम लोग केवल अपना जो हमारे पास बताने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से काम हैं, बहुत से संस्थान हैं जो हमने बनाए हैं, जो दिख रहे हैं, हम लोग उसी पे वोट मांग रहे हैं। हम किसी और हिडन एजेंडे पे काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो चलिए, अब आपने इसका जवाब दिया नहीं कि आपने उम्मीदवार क्यों खड़ा किया, लेकिन मैं पहले पूछ लेता हूँ प्रियंका गुप्ता से, कांग्रेस से। प्रियंका जी, आज सुबह कांग्रेस ने यही उछाला, यही ट्वीट किया यूपी कांग्रेस ने कि भैया देखो ये छुपम छुपई का खेल चल रहा है बीजेपी बीएसपी में, तो आपको भी चाहिए वही वोट बैंक।
जो खो गया है उसको वापस आपको भी लाना है, तो आपने भी इसीलिए, या कोई आधार है, कोई सॉलिड इसका बेस है ऐसा कहने का? देखिए, वास्तव में आप देखिए कि जिस तरह से अंदर खाने ये बात पहले भी कही जाती रही है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। जो है आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं समझती हूँ कि इस पे इससे ज्यादा कुछ बोला भी नहीं जा सकता। परंतु इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि इलेक्शन में जो है कहीं नहीं दिख रही है विपक्ष को, तो मुझे लग रहा है कि आंखें खोलने का समय आ गया है। आंखें खोल के ये देख लें। जिस तरह से घाटमपुर में जो चेयर खाली पड़ी रह गई थी उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे, और अभी जो उन्नाव में जो चल रहा है उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। तो मैं समझती हूँ कि पहले ये देख लें, पहले समझ लें, पहले आंखें खोल लें, उसके बाद इस तरह की बातें करें। क्योंकि अब इनको भी समस्या है। जिस समय ये इलेक्शन जो चल रहा है ना, ये दिशा और नीति दोनों डिसाइड करने का समय आ गया है। तो मैं समझती हूँ कि इस पर इन्हें बोलने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए था। बाकी रही बात इसकी, तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से स्थितियां दिख रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने इसमें कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। अब जो पक रही है वो सामने आ जाएगी, और वैसे भी अभी एक दिन का समय बाकी है जिसमें आपका स्क्रूटनी है। बाकी उसके बाद जो भी नामांकन वापस लेने का भी समय है। तो ये सब देखने की बातें हैं कि ये क्या इतनी जल्दी कुछ कह पाना, अभी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी होगी। तो 1-2 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी, तभी कुछ कहा जा सकता है। मतलब नामांकन वापस लेने तक आप कहते हैं कि इंतजार करेंगे तो तब साफ हो जाएगी तस्वीर, लेकिन उससे पहले ही तो आप लोगों ने बता दिया ना। अरे मैं उपाध्याय जी के पास जाऊं, एक छोटा सा जवाब तो दे दीजिए एमएस खान साहब। आपके मुस्लिम वोटर्स को भितकार रहे हैं सारे ये लोग, कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं। बहन जी बीजेपी से हाथ मिला रही है। नहीं, कौन लोग भितकार रहे हैं? अरे आप सुन रहे हैं? अरे दोनों कह रहे हैं भाई, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए। नहीं, कौन कह रहा है बता दीजिए। मेरा फोन कट गया था, बता दीजिए ऐसा। अरे समाजवादी और कांग्रेस दोनों आज पूरे दिन यही तो रट लगा रहे हैं ये कि बीएसपी और बीजेपी की खिचड़ी पक रही है। जहाँ साहब ये बात समझ लीजिए कि इस हमाम में सब नंगे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, दोनों भाजपा से हाथ मिला चुके हैं। 1996 में कांग्रेस को 80 सीट दिया था बसपा ने। किस मुंह से बोल रहे हैं ये लोग? ये बोलने की स्थिति में नहीं है। अभी पार्लियामेंट के चुनाव में हाथ मिला लिया था। वो भी नहीं मानेंगे। अब कौन बीजेपी का सपोर्टर है? हम बीजेपी के विरोधी हैं, ये तो मानेंगे कि वो भी नहीं मानेंगे। 1996-97 में सुन लीजिए, 97 में जो है हमने जब बीजेपी से हाथ मिलाया था, जब आरएसएस का एजेंडा आया तो बहन मायावती जी ने हाथ झटक दिया। क्यों नहीं? अपने उसूलों से समझौता कभी नहीं करती मायावती जी, अपने उसूलों पर कायम रहती हैं। और उसके बाद फुल फ्लैश मेजॉरिटी में सरकार बनाया उन्होंने। तो अब क्यों हाथ मिला रहे हैं? ये कह रहे हैं ना सब कि अब क्यों हाथ मिला रहे हैं? हम हाथ नहीं मिला रहे हैं, जिसको मिलाना होगा मिलाएगा हमसे हाथ। हमने कभी किसी का हाथ नहीं मिलाया। सब लोग मेरे दरवाजे पे आए, सब लोग बसपा के दरवाजे पे आए। बसपा कभी किसी दरवाजे पे नहीं गई। आप बताइए मायावती जी बहन जी कभी किसी दरवाजे पे गई हो तो बताइए आप। ओके ठीक है, आप कोई एग्जाम्पल दीजिए आप। अब इसका जवाब तो सब लोग देंगे। ये चुनाव है, चुनाव लड़िए। ठीक है उपाध्याय साहब, दरअसल आपको भी कोई इसमें संकेत नजर आ रहा है क्या? ये सियासी जमीन लैंडस्केप, पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरा चेंज हो चुका है 2014 से लेकर अब तक। अब जातियों के नाम पर और धर्मों के नाम पर खाली लोग नहीं बंटने को तैयार हैं, उनको नफा नुकसान दिखता है। और जो जातियों पर बंट भी रहे थे अब वो धर्मों पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो क्या पार्टियां भी बदल रही हैं क्या अपने समीकरण? नहीं, बिल्कुल अजय जी आपने ठीक कहा। इस समय क्या है कि अब उत्तर प्रदेश में पूरी जो भी कवायद चल रही है सभी दलों में, वो 2022 का एजेंडा सबके पास साथ में है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास अभी कोई वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस किसी भी तरह कोई भी एक वोट बैंक बनाना चाहती है वो, और समाजवादी पार्टी के पास में जो उनके ठोस वोट बैंक है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। पहले बात तो प्रियंका जी ये समझ लीजिए, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए, ठीक है? और कांग्रेस की स्थिति आपको सही से पता है कि कांग्रेस किस स्थिति में उत्तर प्रदेश में खड़ी है, एक बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास में एक वोट बैंक है, यादवों का और मुस्लिमों का वोट बैंक है, वो उसका एक ठोस वोट बैंक है।
बीएसपी की खासियत यह है कि बीएसपी के पास में एक वोट बैंक जरूर है। जैसा अभी खान साहब कह रहे थे कि सारी पार्टियां बीएसपी के पास आती हैं, और ये बात सही है कि सारी पार्टियां बीएसपी के पास आती हैं। मुझे याद है कि बहुत साल पहले एक भाजपा ने ही शायद कोशिश की थी उसके लिए, तो उन्होंने जवाब दिया था भाजपा के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता को कि भाई मेरे पास तो वोट बैंक है, आपके पास क्या है, तो कंडीशन तो उनकी रहेगी। वो खान साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि बीएसपी के पास अपना एक ठोस वोट बैंक है, जहां मायावती जी कहेंगी वहां वो वोट बैंक जाता है। लेकिन पिछले चुनाव में ये मिथक थोड़ा सा दरका, थोड़ा सा टूटा है, वो वोट बैंक भी दरका है उनका। इसमें भी शेड्यूल कास्ट और जो बाकी जो वोट बैंक उनकी जो राजनीति करती हैं उसमें कहीं बिखरा हुआ था। अगर हम वोटों के आंकड़े देखेंगे तो अब सभी दलों को अपनी अपनी चिंताएं हैं। आज जो बात आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी उतारा है, वो उसी का एक संकेत है। ये संकेत है, केवल वो जीतता है हारता है ये एक अलग बात है, बट उन्होंने ये साफ साफ संकेत देने की कोशिश की है कि बीएसपी बीजेपी के साथ मिली हुई है। वो संकेत दे रहे हैं क्योंकि ये राज्यसभा चुनाव में उनका कैंडिडेट की क्या स्थिति होती है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब 2022 सबको दिखाई दे रहा है, और इस 2022 की कवायद के लिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी अब चिंता है कि मुस्लिम वोट कहीं भी बटे नहीं। अगर मुस्लिम वोट बटता है तो उसका सीधा सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, और बीएसपी को ये चिंता है कि किसी भी तरह से मुस्लिम वोट उनको मिले, क्योंकि उसको एक और वोट बैंक चाहिए बीएसपी को अगर सत्ता में अपनी धमक बनानी है आने वाले विधानसभा चुनाव में। इसलिए और कांग्रेस तो जाहिर है कि प्रियंका जी लगी हुई है, प्रियंका जी मेहनत कर रही है, उनकी अपनी एक कोशिश है कि जो वोट बैंक उनका जो 20-30 साल पहले हुआ करता था, उस वोट बैंक के आधार को किसी भी तरह से वापस ले लिया जाए। तो तीनों दलों की अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। ये बात जब भी बीएसपी चुनाव मैदान में होती है तब ये आती है सामने कि बीजेपी से उनका कोई गठबंधन है, चाहे वो बैकडोर से हो चाहे वो फ्रंट डोर से हो। और ये अभी जैसे इस समय विषय नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव में बीएसपी कभी खड़ी नहीं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ये इस बात के संकेत होते हैं कि जब भी बीएसपी अगर अपने प्रत्याशी उतारती है, पिछले चुनाव लड़ी है, लेकिन जाहिर है तो वो बीजेपी को फायदा। लेकिन खान साहब ये देखिए जो बात कह रहे हैं उपाध्याय जी, उसको समझिए कि आपके पास यूपी में भी पहली बार उपचुनाव लड़ रही है बीएसपी। 20% वोटर आपके पास तो ताले में बंद करके रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ी है और राजस्थान में भी चुनाव लड़ी है। अरे सुनिए ना, ठीक है मध्य प्रदेश में भी लड़ी, आप तो पूरे देश के में लड़ते हैं आप, लेकिन ठीक है वो दूसरी बात मुझे बता दीजिए झा साहब, एक बात सुनिए खान साहब, जब प्रधानमंत्री जी लखनऊ गए थे तो मंच पे कौन कौन खड़े थे, ये जब बता दीजिए मुझे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? नाम मैं नहीं लूंगा, आप समझदार हैं, बताइए। प्रधानमंत्री लखनऊ में जनसभा में एक कार्यक्रम में गए थे तो मंच पे 2 पिता पुत्र कौन खड़े थे? तो आप कहते हैं क्या ये हमाम में सब नंगे हैं, समाजवादी पार्टी, आप उनको तोहमत लगा रहे हो। देखिए अजय जी, जो मैं कह रहा था ये इनका अटैक इस समय बीजेपी पे नहीं है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे ही करेंगे इस समय अटैक, क्योंकि सारी लड़ाई वोट बैंक की है, सारी लड़ाई वोट बैंक की है, और ये सभी अपने अपने वोट बैंक को बचाने में लगे हुए। तो बीएसपी अपनी जगह सही है, लेकिन हमेशा ये आरोप बीएसपी पे लगता रहा है कि जब भी बीएसपी उपचुनाव में खड़ी होती है या गुजरात में अपने प्रत्याशी उतारती है जहां उसका जनाधार नहीं है, तो उसका फायदा बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से मिलता ही है। इसलिए ये आरोप लग जाते हैं कि क्या बैकडोर से कोई अच्छा मैं यही सवाल दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं ना। नहीं खान साहब आप बता दीजिए ना, खान साहब ये अगर आरोप लगते हैं तो इसके पीछे पुख्ता आधार है। आपका 20% वोट तो आपको मिल जाता है हर चुनाव में, कोई लहर हो कोई हवा हो कुछ हो, 20% वोट आपकी बंधी हुई है, लेकिन जीत के लिए चाहिए अब उन 40% वोट यूपी में। पिछले चुनाव के नतीजों को देख लीजिए, बीजेपी को मिले 40% के करीब, एसपी को मिले 22, आपको मिले 20, तो सवाल है कि बाकी कहां से लाएंगे आप खान साहब? अगर कोई ये आदमी कहता है कि मुसलमानों पर, दलितों पर, ब्राह्मणों पर, ठाकुरों पर सब मेरा अधिकार है, तो वो झूठ बोलता है। सर्वजन हित सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली पार्टी है ये फुल फ्लैश मेजॉरिटी में आ चुकी है। एक बार
इस चीज को मान लेना चाहिए आपको कि सारा वोट ऐसा नहीं है। कितने मुसलमान एमपी हमारे हैं, कितने मुसलमान एमपी हमारे हैं, मुसलमान एमपी हमारे हैं कि नहीं है। आप काशीराम जी की सभाओं में लगने वाले नारे याद करिए, नारे याद करिए। सुनिए नारे वाले हमारे नहीं है, वो किसी और के होंगे नारे, हमारे नारे कुछ नहीं है। देखिए नहीं वो अभी मिल जाएगी। राजस्थान में 6 एमएलए हमारे, अब वो नारे पुराने हो गए, अब तो नारों को भी बदल दिया इन्होंने बाद में। और किसी ने गढ़े हो गए, हमने नहीं गढ़ा है, हमने नहीं गढ़ा है, बहन जी ने नहीं गढ़ा है, बहुजन समाज पार्टी ने नहीं गढ़ा है। ठीक है, देखिए ये मैं सब जन हिताय सब तो जन सुखाय, ये नारा है बीएसपी का। काशीराम जी दूसरी बात मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए, मुझे बता दीजिए, नारे नहीं गढ़े गए तो क्या काशीराम जी बीएसपी के नहीं थे? काशीराम जी ने कभी नारा नहीं लगाया, कहीं नहीं। काशीराम जी की सभाओं में लगे, काशीराम जी की सभाओं में नारे, कभी भी प्रमुख नेता नारे नहीं लगवाते हैं, अनुयायी लगाते हैं नारे, उनकी सभाओं में नारे लगते थे। इनको मारो जूते चार। अरे साहब, ये जूते चार वाला नारा कहाँ का था? अरे कौन लगा रहा था? हमारे पार्टी का नारा नहीं है ना। वो तो आप देखिए भैया, मुझे बताइए कौन लगाता है, आपको पता है कौन लगाता था? विश्वनाथ प्रताप सिंह जिंदा थे, सुन लीजिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जिंदा थे तो जय श्री राम का नारा लगा उनके सभा में। तो ठीक है, छोड़िए आप नारे, वो नारे पुराने हो गए, अब नए नारे की तलाश में खुद पार्टी भी है, बीएसपी भी नए नारे तलाश रही है। और यही तो मैं कह रहा हूँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब नए नारे, नए समीकरण, नई बहस चाहिए सबको। मेजर आशीष चतुर्वेदी, 6 एमएलए हमारे तोड़ लिए, ये बेईमान पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बेईमान पार्टी है। अरे बाप रे, समझ लीजिए। अरे बाप, देखिए अजय जी, गुप्ता जी, हमने लिख के दिया था। क्या बेईमानी किया आपने एमएच खान से, बीएसपी से? क्या बेईमानी की है, बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी है, कौन सी बेईमानी कर दी है कांग्रेस पार्टी ने? 6 जो कहा था वही है ना, बीएसपी का असली निशाना समाजवादी है और कांग्रेस ही है। बीएसपी का असली निशाना बीजेपी है ही नहीं इस समय, क्योंकि पूरी लड़ाई वोट बैंक की है। अजय जी आप देखिए, पता है एक ही वोट बैंक की है, दरअसल ये है, पूरी लड़ाई एक ही वोट बैंक की है। नहीं, अब एक तो प्रियंका गुप्ता जी बता दीजिए भाई, कांग्रेस ने क्या बेईमानी की है बहन जी से? लिख के दिया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो हमारे एमएलए को क्यों तोड़ा गया? बेईमान नहीं है तो क्या हैं ये कांग्रेस वाले? बताइए। जब हमने लिख के दिया था कि हमारे 6 एमएलए आपको सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बनने के बाद तोड़ फोड़ किया उन्होंने, 6 एमएलए को अपने साथ मिलाया, ये क्या है? ईमानदारी है? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? प्रियंका गुप्ता जी, ऐसे राजनीति होती है कहीं? आप अपने दम पर जीत के आते ना। हमारे कहने पे हमारे घर में किराएदार बन गया है, हमारे घर में कब्जा कर गया। किस लहर में बहे हुए हैं वो साफ दिख रहा है। इस समय जिस लहर में आप बहे हुए हैं वो साफ दिख रहा है, और आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आप वो आपका पता है मुझे, लहर आपको पता है, लहर मत बताइए हमको, और छुपे लहर मत बताइए आप हमको। अभी अरे खान साहब, प्रियंका को इतनी पुरानी बातें नहीं याद होगी भाई, अब इतना इतिहास नहीं उनको पता होगा। आप कहाँ फंसा रहे हैं उनको, आप ठहरे बुजुर्ग नेता, अनुभवी। अब प्रियंका गुप्ता को आप आज जो बोल रहे हैं उसे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा क्या है, और छुपे आप किस तरह की मंशा लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर। आपकी मंशा साफ दिख रही है। अब आप देखिए कि इसके बाद बोलने के लिए कुछ बचा है क्या आपके पास? और रही बात खरीद फरोख्त की, तो सबसे ज्यादा विरोधी पार्टी में चलती है। 6 एमएलए को शामिल किया कि नहीं? ओके, चलिए मेजर आशीष चतुर्वेदी आप ही बता दीजिए। नहीं, खाली क्यों नहीं आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ओके, मेजर आशीष चतुर्वेदी आप ही बता दीजिए कि आपके पास 9 वोट और बचे हैं, 37 चाहिए। सुनिए खान साहब, थोड़ी राहत लीजिए। मैं अब मैं निशाने पर ले रहा हूं मेजर आशीष चतुर्वेदी को। मेजर साहब, आपके पास 9 वोट बचे हुए हैं, आप किसके भरोसे आप खड़ा कर रहे हैं उम्मीदवार? बीजेपी से समर्थन लेंगे कि बीएसपी का समर्थन मिलेगा? कहां से? या बहन जी का रास्ता रोक रहे हैं आप लोग कि राज्यसभा में नहीं जाने देंगे बीएसपी को? अजय जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उसी लिए समाजवादी पार्टी ने जो है एक और वहां पे ये जो है प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। आशीष जी की बात सही है, वही राजनीति है। लेकिन जिस तरह अभी खान साहब और
क्या बात है। तो वास्तविकता है। और जहां तक अभी बात हो रही थी धर्म की और जाति की, तो व्यक्तिगत राय मेरी यही है, आप सबके श्रोताओं से मैं अजय जी यही कहना चाहूंगा कि वोट डालते वक्त आप पार्टी न देखकर प्रत्याशी देखिए। तो बहुत सी इस देश की समस्याएं सुलझ जाएंगी अगर आप पार्टी न देख करके प्रत्याशी देख करके वोट डालना शुरू कर दे देश की। क्या बात है। तो आप उम्मीदवार खड़े करते हुए, आप उम्मीदवार खड़े करते हुए यही बात अगर कहेंगे ना लोगों को, तब तो बात बनेगी ना। आशीष जी, राज्यसभा चुनाव में तो पार्टी व्हीप से बंधे होते हैं विधायक, उसमें एक उम्मीदवार नहीं देखा जाएगा। पार्टी व्हीप से बंधे रहते हैं। आपके विधायक भी पार्टी व्हीप से बंधे हैं, बीएसपी के भी बंधे हैं और बीजेपी के भी बंधे हैं। मैं राज्यसभा चुनाव की बात भी नहीं कर रहा था, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा था। हाँ, यहाँ आप सही मुद्दे पे हैं। राज्यसभा चुनाव तो केवल दिखावा है, असली निशाना 2022 है। यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन हीरो वाजपेयी जी मुस्कुरा रहे हैं, हीरो वाजपेयी जी को मजा आ रहा है, मजे ले रहे हैं वो आप सबकी कि देखिए ये आपस में टकरा रहे हैं, एक ही चीज के लिए सबको एक ही चाहिए, एक ही वोट बैंक चाहिए, एक ही चाहिए इस चक्कर में। लेकिन हीरो वाजपेयी जी, आपने 9वीं सीट पर क्यों नहीं खड़ा किया उम्मीदवार? इसी से शक के दायरे में आप भी आ गए कि कुछ तो है, कोई तो रास्ता आप छोड़ रहे हैं किसी के लिए। नहीं है, देखिए जैसे नहीं, कोई रास्ता नहीं छोड़ दे। देखिए 6 सीटें हमारी खाली हैं जिन पे उपचुनाव हो रहा है, 6 विधायक हमारे वो पिछली बार से कम है, और हम नहीं चाहते थे कोई मनी पावर, मसल पावर, और चुनाव में जिस तरह की आप देख रहे हैं ना किस तरह की तूतू मैं हो रही है पार्टियों के बीच में। बीएसपी का कोई बन जाए तो आपको कोई एतराज नहीं है ना? तो बसपा बीएसपी का चला जाए राज्यसभा में तो आपको एतराज नहीं है ना? सपा की साइकिल पे चढ़ के बसपा का हाथी दुगना हो गया जी। और अब 2 लड़कों का साथ है, उसमें साइकिल भी टूटी और हाथ भी टूटा। तो ये जो पुरानी स्थितियां हैं, हमाम में नंगे हैं, तो ये पुरानी स्थितियां जो है उससे विचलित है पार्टियां। 15 साल कांग्रेस तो 31 साल से उत्तर प्रदेश में औचित्यहीन है, औचित्यहीन रही है। तो ये संकट जो है सारा, और ये उसी का है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया वोट बैंक खड़ा किया, लाभार्थी। मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में हमने तो जनता के लिए योजनाएं, नया वोट बैंक खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, कहना है। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जनता अब नई पार्टियों को खड़ा कर रही है, नए एजेंडे को खड़ा कर रही है, क्योंकि जनता अब उन बातों में नहीं बहकती जिन बातों में अब तक बहकाते रहे थे नेता और पार्टियां। इसीलिए पार्टियों को मजबूर होना पड़ रहा है नए नए रास्ते तलाशने के लिए। तो जनता, आप नजर बनाए रखिए कि कौन क्या कर रहा है, ताकि आप इसी तरह सही फैसला लेते रह सकें। देखिए कैसे कैसे नए नए समीकरण उभरते हैं आने वाले दिनों में। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब दीपिका के साथ जानते हैं